Good morning, all of you. Welcome to Munger University. And today we are going to discuss about probable error. Before going into discuss in detail, uh, first of all, we'll discuss how many types of errors in statistics. In chapter sampling, there is sampling error and non-sampling error. In chapter of coefficient of correlation, there is probable error. In regression analysis, there is standard error. And during hypothesis testing, there is type 1 error and type 2 error. So there are many types of error, and we will discuss one by one in every video. Today we are going to discuss about probable error. आज हम लोग प्रोबेबल एरर के बारे में चर्चा करेंगे, लेकिन इससे पहले मैंने बताया कि एरर बहुत तरह के होते हैं। स्टैटिस्टिकल एरर दो तरह के होते हैं, सैम्पलिंग एरर, नॉन सैम्पलिंग एरर। इसके अलावा रिग्रेशन चैप्टर में आप लोग पढ़ेंगे स्टैंडर्ड एरर। हाइपोथेसिस टेस्टिंग चैप्टर में आप लोग पढ़ेंगे टाइप 1 एरर एंड टाइप 2 एरर। लेकिन आज हम लोग प्रोबेबल एरर की चर्चा करने जा रहे हैं। अब सवाल ये है कि प्रोबेबल एरर है क्या और इसको हिंदी में कहते क्या है। प्रोबेबल एरर संभावित त्रुटि। प्रोबेबल मीन्स संभावित, एरर मीन्स त्रुटि। तो संभावित त्रुटि सिंपल सी बात है कि हम जब कोरिलेशन कोएफिशिएंट की बात करते हैं तो उसमें हो सकता है कि कोई त्रुटि हो, कोई संभावित त्रुटि हो। तो अब सवाल है कि प्रोबेबल एरर का क्या योगदान है। प्रोबेबल एरर यह बताने में मदद करता है कि कोरिलेशन कोएफिशिएंट कितना रिलायबल है, कितना भरोसेमंद है। Therefore we can say that probable error helps to determine the reliability of the value of coefficient of correlation. प्रोबेबल एरर के फॉर्मूले की बात करें तो प्रोबेबल एरर इज इक्वल टू 0.6745 multiplied by 1 minus r square divided by square root of n. N is number of pair of items. R square we have discussed in the previous video, that is coefficient of determination. Coefficient of determination क्या बताता है? The percentage of explained variation. तो मान लीजिए कि कोएफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन परसेंटेज ऑफ एक्सप्लेन्ड वेरिएशन बताता है, तो 1 माइनस कोएफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन क्या बताएगा? अनएक्सप्लेन्ड वेरिएशन। सो 1 माइनस आर स्क्वायर इज परसेंटेज ऑफ अनएक्सप्लेन्ड वेरिएशन। हमने इससे पहले स्टैट्स पर चर्चा में हमने ये चर्चा किया था कि कोरिलेशन कोएफिशिएंट से कोएफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन निकालने के लिए हम क्या करते हैं, कोरिलेशन कोएफिशिएंट को स्क्वायर कर देते हैं। कोरिलेशन कोएफिशिएंट को हम r से डिनोट करते हैं और उसका r स्क्वायर होता है कोएफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन, जो बताता है कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल की वजह से डिपेंडेंट वेरिएबल में कितना चेंज होगा, कितना परसेंट चेंज होगा। अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि n का मतलब नंबर ऑफ पेयर ऑफ आइटम्स। तो प्रोबेबल एरर का फॉर्मूला हम एक बार दोबारा रिपीट करते हैं। प्रोबेबल एरर इज इक्वल टू 0.6745 मल्टीप्लाइड बाय 1 माइनस आर स्क्वायर डिवाइड बाय स्क्वायर रूट ऑफ n। तो अभी मैंने बताया कि प्रोबेबल एरर हेल्प्स टू डिटरमाइन द रिलायबिलिटी ऑफ वैल्यू ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, एंड कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट for regression analysis to knowing the association between two variables, and two variables may be the ordinal level variables, ordinal scale, or maybe interval or ratio scale. We have discussed in the also previous statistics class. Now the question arises कि कितना error हम कहेंगे कि negligible है और कितना एरर कहेंगे नहीं वाकई एरर हुआ है। जैसे हम अपने लाइफ में ही बात करें कि छोटी मोटी गलती करते हैं तो इग्नोर कर दी जाती है, लेकिन बहुत बड़ी गलतियां करते हैं तो इग्नोर नहीं की जाती है लाइफ में भी। उस तरह से स्टैटिस्टिक्स में भी है।
if the value of coefficient of correlation is less than probable error, then there is no evidence of correlation, जिसको हम लोग कह सकते हैं coefficient of correlation is not at all significant। कहने का मतलब जब correlation coefficient ही probable error से छोटा हो, यानी कि error बहुत ज़्यादा हो और correlation coefficient बहुत ही कम हो, तो इसका मतलब जो कोरिलेशन निकाला गया वो सही नहीं है, दैट इज़ नॉट रिलायबल, दैट इज़ नॉट स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंट। क्यों? क्योंकि कोरिलेशन कोएफिशिएंट का वैल्यू कम है और प्रोबेबल एरर का वैल्यू ज़्यादा है। लेकिन मान लेते हैं कि जो प्रोबेबल एरर है वो मोर देन 6 टाइम्स है, किससे? कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन से। इफ़ द वैल्यू ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन इज मोर देन 6 times probable error, then the coefficient of correlation is significant। यानी कि coefficient of correlation तभी मान्य होगा जब probable error बहुत छोटा हो, यानी कि हम अदर वर्ड्स में कह रहे हैं कि correlation coefficient 6 times ज़्यादा हो probable error से। अब हम आगे बात करते हैं कि सही coefficient of correlation कैसे ज्ञात करेंगे। How do we know the range of coefficient of correlation? The formula is coefficient of correlation plus or minus probable error. So why plus or minus? There are two things, upper limit, lower limit. So upper limit of correlation can be find out with the help of formula R plus probable error। यदि हम coefficient of correlation में probable error plus करेंगे तो अपर लिमिट आएगा कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन का। लेकिन लोअर लिमिट निकालने के लिए जो कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन हमने जो पहले कैलकुलेट किया था उसमें हम प्रोबेबल एरर माइनस कर देंगे। तो अब जो रेंज आया लोअर लिमिट और अपर लिमिट के जो बीच का जो वैल्यू होगा उसी में लाई करेगा सही और रिलायबल कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। सो देयरफॉर वी कैन से दैट रिलायबल कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन will lie between upper and lower limit what we have calculated right now. Now, last point in case of probable error, सवाल ये है कि किस परिस्थिति में, किस कंडीशन में, किस स्थिति में हम इसका इस्तेमाल करेंगे। क्या ये हमेशा इस्तेमाल होता है? क्या हमेशा जब भी हम कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन निकालेंगे तो क्या हमेशा इसकी ज़रूरत पड़ती है प्रोबेबल एरर निकालने के लिए? तो इसके लिए 4 कंडीशंस है। पहला कंडीशन है कि डेटा मस्ट अप्रॉक्सीमेट अ नॉर्मल फ्रीक्वेंसी कर्व। दूसरी बात है कि स्टैटिस्टिकल मेजर फॉर विच प्रोबेबल एरर इज कंप्यूटेड मस्ट हैव बीन कैलकुलेटेड फ्रॉम सैंपल, यानी कि जिस डेटा से हम कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन निकाल रहे हैं वो हमेशा सैंपल से होना चाहिए। सैंपल मस्ट हैव बीन सेलेक्टेड इन अनबायस्ड मैनर। यदि हमने सैंपल सेलेक्ट किया है तो वो एक अनबायस्ड, बिना पक्षपात का होना चाहिए। और तीसरी बात और चौथी बात और आखिरी बात ये है कि इट इज़ यूज्ड इन कंडीशन ऑफ रैंडम सैम्पलिंग, यानी कि हम जब सैम्पलिंग की बात करते हैं, यादृच्छिक प्रतिचयन की बात करते हैं, तो रैंडम सैम्पलिंग के केस में ही ये प्रोबेबल एरर अप्लाई होता है। अब सवाल है कि रैंडम सैम्पलिंग है क्या? तो रैंडम सैम्पलिंग के अंतर्गत सभी आइटम के चुने जाने के समान अवसर होते हैं। बचपन में हम लोग जो कि लॉटरी मेथड से कोई गेम खेलते थे, या अभी भी लॉटरी मेथड जब निकलता है तो रैंडम सैम्पलिंग के अकॉर्डिंग ही निकलता है, जिसमें सबके चुने जाने के समान अवसर होते हैं। तो रैंडम सैम्पलिंग होना चाहिए, सैंपल अनबायस्ड, बिना पक्षपात होना चाहिए, सैंपल होना चाहिए और इसके साथ साथ नॉर्मल फ्रीक्वेंसी कर्व होना चाहिए। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि इन 4 कंडीशंस में प्रोबेबल एरर कैलकुलेट की जाती है, और प्रोबेबल एरर कैलकुलेट करने के बाद हम सही कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन का पता लगा सकते हैं, जो आगे फर्दर एनालिसिस में हेल्पफुल भी है और रिग्रेशन एनालिसिस में हेल्पफुल भी है। आज का वीडियो लेक्चर यहीं पर समाप्त होता है। धन्यवाद।